आज से ठीक 2 दिन बाद 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है और आज शाम उसके लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इससे पहले आज अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया कि 75 के बाद भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में भी बीजेपी 10 से ज्यादा सीटें जीतेगी। टीआरएस और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर निकलकर पहली बार मुखातिब हुए तो अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया था कि 75 साल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन अमित शाह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि बीजेपी एक बार फिर एनडीए गठबंधन 400 पार जाने वाला है और 75 के पार होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च नहीं कर पा रही। आइए सबसे पहले सुनवाते हैं कि 75 के फेर पर अमित शाह ने क्या कहा। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। हमेशा तो देखा आपने किस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्म पूरा करेंगे और आगे भी नेतृत्व करेंगे। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी के संविधान में 75 की उम्र की कोई कट ऑफ डेट नहीं है। आपको बता दें कि यह जिक्र कैसे शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल जब आज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन लीडर की योजना लागू करना चाहते हैं। इसके लिए वो विपक्ष को तो किनारे लगा ही रहे हैं, बल्कि बीजेपी के नेताओं को भी सुलटा रहे हैं। ये 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी दल 200 सीटों के आंकड़े के करीब करीब पहुंच गए हैं और ये चौथा चरण जो है वो एनडीए के लिए बहुत अच्छा है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी मतदान है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दोनों राज्यों में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट स्वीप करने जा रही है और बड़ी मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, उसमें सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरेगा। इसका मतलब है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा किसी एक दल को सीट मिलेगा तो वो दल होगा भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना में हम लगभग 10 सीटों से ज्यादा सीट जीत कर आएंगे। 13 सीटों पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, मगर 10 से ज्यादा सीटें तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी आज अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए इस कगार पर पहुंची है कि वो और उनके साथी नेता मणिशंकर अय्यर जी और फारूक अब्दुल्ला जी एटम बॉम्ब पाकिस्तान के पास है ऐसा कहकर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को ताक पर रखने की बात कर रहे हैं। मैं इस अप्रोच की घोर निंदा करता हूं।
भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। जो दक्षिण का द्वार बीजेपी अब तक नहीं खोल पाई थी, अमित शाह कह रहे हैं कि अब की बार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका और तेलंगाना में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करेगी। 200 सीट अभी तक के चरण में मिलने का दावा अमित शाह कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तो आम आदमी पार्टी में ही जोश नहीं बल्कि इंडी अलायंस में भी नई ऊर्जा सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने दिन की शुरुआत कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन के साथ की। इसके बाद वो शाम 4 बजे दक्षिण दिल्ली में एक रोड शो करने वाले हैं। पार्टी दफ्तर में मीडिया को संबोधित किया तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि बीजेपी 220 से 230 सीटें जीतेगी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो 75 के बाद रिटायर हो जाएंगे, कोई और बनेगा। आखिर अरविंद केजरीवाल कैसे दो तरह की बातें कर रहे हैं? एक तरफ दावा बीजेपी के सरकार में ना लौटने का और दूसरी तरफ दावा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिड टर्म छोड़ देंगे, किसी और को आगे करेंगे। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? तो देखा आपने किस तरीके से मोदी प्रधानमंत्री होंगे या नहीं, इसको लेकर शंका पैदा करने की अरविंद केजरीवाल ने इस बयान के जरिए कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेजेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन लीडर यानी एक देश एक नेता की योजना पर काम कर रहे हैं, इस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी के नेता होने के बावजूद निपटा दिया गया और अगले 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर
थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। तो देखा आपने, अभी तक चुनाव में मतदाताओं के लिए गारंटी दी जा रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, या कहें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। तो उसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल भी गारंटी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं कि इंडी अलायंस की सरकार बनेगी, जिसमें आम आदमी पार्टी साझेदार होगी। बीजेपी की सरकार 2024 में नहीं बनने जा रही, इस बात की लिखित गारंटी देने का ऐलान हो रहा है। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना। हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी भी मामले पर टिप्पणी करने से मना किया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने भले ही अपने मामले पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के पीछे की वजह को जरूर बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन लीडर, यानी एक राष्ट्र एक नेता की सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि देश में एक ही नेता हो और वो हो नरेंद्र मोदी। सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर देते। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। किसी कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आकर बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। जो कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की वकालत करते थे, आज वो अरविंद केजरीवाल की वकालत कर रहे हैं। बीजेपी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस में, इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को ही पीछे धकेल दिया है और अपने आप को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं।
पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जो पहले जवाहरलाल नेहरू जी को महान सोशलिस्ट, राहुल गांधी को साहब कह चुके हैं, मोदी जी को हटाने का संकल्प कर चुके हैं, वो पाकिस्तान का पूर्व मंत्री केजरीवाल जी की तारीफ करने लगा, स्वागत कर दिया। मतलब स्वागत दिल्ली से लेके और इस्लामाबाद तक दिखाई पड़ने लगा। इसके बाद अब किसी के मन में कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। और सुनिए वो क्या क्या बातें बोल जाते हैं। पहले तो उनके पास पता नहीं कहां कहां से ज्ञान आता। पहले कहते थे मेरे पास फलां अधिकारी के बारे में पता है, मुझे ये भी पता है। अब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो उनकी पार्टी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मतलब ये सीधे सीधे चुनौती हो गई कांग्रेस पार्टी के लिए। यानी मियां बाहर आए नहीं कि कहने लगे सबसे इंपॉर्टेंट तो अब हम हो गए विपक्ष में, यानी कांग्रेस पार्टी को सेकेंडरी कर दिया उन्होंने।